हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है एडवोकेट खुशबू प्लाशिया एंड आई एम एन डायरेक्टर ऑफ एस्पिरेशन लॉ क्लासेस। सो वेलकम बैक टू एस्पिरेशन लॉ क्लासेस। आज मैं आपसे एक पर्सनल थोड़ी सी बात शेयर करना चाहूँगी कि फ़िलहाल बहुत टाइम से हम लोग एस्पिरेशन लॉ क्लासेस को ऑफलाइन मोड पे चला रहे थे, यानी कि वी वर हैविंग अ प्लेस फॉर इट, बट ड्यू टू कोरोना इस पैंडमिक के दौरान में हम लोग भी मजबूर हैं इसको ऑनलाइन पे शिफ्ट करने के लिए। तो इसलिए आज से नहीं, मतलब हम लोगों ने अपने आप को ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर दिया है। उसी के दौरान चलते हुए मैंने पहला टॉपिक आपके सामने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का उठाया था, बट अगर आपको कहीं लगता है कि मुझे कोई दूसरे टॉपिक्स भी उठाने चाहिए पहले, तो हम उस पर भी शुरुआत कर सकते हैं। आज के कुछ नोटिफिकेशंस अगर आपने देखे होंगे तो नोटिफिकेशंस आए हैं जहाँ पे DJS की और सीनियर सिविल जज की नोटिफिकेशंस आए हैं जिसमें उनकी वैकेंसीज डिक्लेयर हुई है। तो कुछ ना कुछ टाइम में आज इसका भी शुरू हो जाएगा। उस दौरान जब तक नोटिफिकेशंस और वैकेंसीज का डिक्लेरेशन होता है या हो गया है, जो उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर होना शुरू हो जाइए, लास्ट मोमेंट तक का वेट नहीं कीजिए। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस टाइम का बहुत ज़्यादा सदुपयोग कीजिए। जहाँ लगता है, जो टॉपिक लगता है, आप मुझे बोलिए, हम उस टॉपिक को उठाएंगे और उस टॉपिक के ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं जो हमने अब तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाए थे। आज हम कंसेप्ट को डीप में लेके जाएंगे और अब आने वाले टाइम में रेंट ट्रिब्यूनल, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, इंडियन पैनल कोड, CRPC, CPC और आदि सारे सब्जेक्ट्स पे भी हम अब वीडियोस बनाना शुरू करेंगे। जो भी लेक्चर्स होंगे, जो भी हमारे पास में नोट्स अवेलेबल हैं, मेरे पास में इंग्लिश के नोट्स अवेलेबल हैं। आपको अगर इंग्लिश के नोट्स का रिक्वायरमेंट हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्लीज़ ये वाली बात है कि हम लोग सिर्फ टाइम का सदुपयोग करें। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस चीज़ को बहुत ही गुड टाइम की तरह यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी हम लोग घर में बैठे हैं, तो इट्स बेटर टू बी वर्क हार्ड ऑन आवर स्टडीज़ ओनली। तो आई एम वेरी मच डेडिकेटेड टूवर्ड्स माई व्यूअर्स। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे बताइएगा कैसे, हमें कहाँ किस पे काम करना है, हम शुरू हो जाएंगे। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अपने कुछ पिछले वीडियोस में बात किया था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, डेफिनेशंस के पार्ट क्या थे, उस डेफिनेशन में मेन प्रपोज़ल की क्या अहमियत होती है। आज मैं आपसे सेक्शन 3 से लेके 9 तक की बात करूँगी, पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ, जो कि होती है स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये भी पूछा गया था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये बात जो बोली गई है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या होता है? ये भी एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि कॉन्ट्रैक्ट इज़ वेरी सिंपल। नहीं, हमने पिछले कॉन्ट्रैक्ट में ये पढ़ा था कि जब A B को देता है तो वो B बाउंड होता है, दूसरा अदर पार्टीज़ बाउंड नहीं होती है। बट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ प्रॉपर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना, वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में निकलता है और वो होल पब्लिक पर, यानी कि पूरी पब्लिक पर एक जैसा, यानी कि सिमिलरली फॉलोड होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बता सकती हूँ, एक एडवर्टाइजमेंट होना, उसके बाद में उसके बाद में हम बात कर सकते हैं कि कोई भी फॉर्म होना, कोई भी हम फॉर्म होते हैं, जैसे फॉर्म में हम ले सकते हैं LIC के फॉर्म होना कि कॉन्ट्रैक्ट है, आप साइन करोगे, साइन करते ही जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सब फॉलोड होंगी। जो एडवर्टाइजमेंट है वो सब पे फॉलोड होगा, उसका कोई भी पार्ट छोड़ा नहीं जाएगा। ये हमने अब तक में
हम जनरली जानते हैं, बस इसी जनरली जानने वाली चीज़ को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक जैसा कॉन्ट्रैक्ट जो सब पर लागू हो, सब पर यानी कि होल पब्लिक पे लागू हो, तो हम एक बार कह सकते हैं इट इज़ अ जनरल कॉन्ट्रैक्ट। बट अब इसके अंदर इन्होंने क्या बोला है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। इन एक्सेप्शंस में क्या होता है कि कंडीशंस, पहला बोलता है कंडीशन रीज़नेबल होनी चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन की बात की थी। ये टर्म्स एंड कंडीशन इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। हमने बोला कंडीशंस रीज़नेबल होनी चाहिए, यानी कि सबके मानने जैसी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते हम लोग किसी पर, चलो एज क्राइटेरिया डाल सकते हैं, पर कुछ ऐसा क्राइटेरिया या कुछ ऐसी कंडीशंस नहीं डाल सकते हैं जहाँ पे वो कंडीशन मान्य नहीं हो, उस कंडीशन को हम नहीं रखेंगे। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट के साथ में ही कंडीशंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया और कंडीशन आपको बाद में बताई जा रही है, नहीं, आपने जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा तो उसी समय आपको कंडीशंस भी दी हुई होनी चाहिए कि अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हो तो कंडीशन भी अप्लाई उसी दिन से होनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद में आता है रूल ऑफ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। ऐसा नहीं है, इस रूल ऑफ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है कि आपको अगर 1 से लेके 10 तक की शर्तें दी गई है तो ये सारी की सारी शर्तें आप पे लागू होगी। आप ये नहीं बोल सकते कि इसमें से 6वां या 7वां नंबर में लागू नहीं करूँगा, ऐसे नहीं, क्योंकि ये होल कॉन्ट्रैक्ट है। टर्म्स एंड कंडीशंस फुल्ली अप्लाइड होगी आपके ऊपर, तो ये चीज़ें नहीं आ सकती है। इसके अंदर थर्ड पार्टी लायबल नहीं होती है। नॉट शैल बी लायबल फॉर द एक्ट ऑफ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का कोई भी एक्ट हो उस पर लायबल नहीं होता है। इस अकॉर्डिंग मैंने आपको सिर्फ एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझाया, क्योंकि अब हम आगे समझने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के मेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स क्या हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो हम अब हमारे मेन सेक्शन शुरू होते हैं वो है कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। किसी भी प्रपोज़ल के लिए कब पूरा माना जाता है, या फिर हम उसे कैसे कम्युनिकेट ही करेंगे, सामने वाला तक कैसे पहुंचाएंगे। सिंपल सा पॉइंट है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कभी भी कोई कम्युनिकेशन हो, एक्सेप्टेंस हो, रिवोकेशन करना है आपको किसी भी प्रपोज़ल को लिए, तो उसके लिए सिर्फ कैसे कर सकते हैं, बाय एनी एक्ट और ओमिशन। बाय एनी एक्ट और ओमिशन का मतलब है या तो आप कुछ करेंगे या आप कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि प्रपोज़ल की मेन डेफिनेशन में है कि विलिंगनेस आप अपनी शो करते हैं सामने वाली पार्टी को और उससे एक्सेप्टेंस लेते हैं कि या तो मैं ये एक्ट करूँगा या नहीं करूँगा, राइट। तो यहाँ पर भी यही है कि आपको कैसे करना है कि कोई भी ए पार्टी बी पार्टी तक पहुंचाने के लिए, अगर उसे ए को कम्युनिकेशन करना है, एक्सेप्टेंस बी को एक्सेप्टेंस करना है, या ए को या बी को रिवोकेशन करना है, तो इन दोनों पार्टीज़ को कोई एक्ट या ओमिशन करना ही पड़ेगा। और वो किसके लिए, ताकि ये कम्युनिकेट कर पाए। कम्युनिकेट होगा तभी प्रपोज़ल का पहला सेक्शन 3 कंप्लीट होगा, यानी कि बाय एक्ट और ओमिशन कम्युनिकेट होना चाहिए, तब कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोज़ल माना जाता है। इससे ज़्यादा नहीं समझना है फ्रेंड्स, इतना ही है उसकी भी लाइन में। आप अगर बेयर एक्ट का लॉ भी पढ़ेंगे तो उसमें भी इतना ही है कि कब पूरा होगा, जब हम एक्ट और ओमिशंस करेंगे। कौन करेगा, अगर कम्युनिकेशन है तो ए पार्टी करेगा, एक्सेप्टेंस है तो बी करेगा, रिवोकेशन दोनों कर सकते हैं, तो यानी कि एक्ट और ओमिशन दोनों में से कोई भी कर सकता है, बट इट शुड बी कम्युनिकेटेड। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट सेक्शन आते हैं, नेक्स्ट सेक्शन 4 पे अगर हम चले तो अब ये बोलता है प्रपोज़ल इज़ कम्प्लीटेड व्हेन। कब प्रपोज़ल को कंप्लीट हम मानेंगे, तो अभी हमने जब ऊपर पढ़ा कि कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ए और बी पार्टी कोई एक्ट या ओमिशन करके करते हैं, तो प्रपोज़ल जब यहाँ से गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल ए एक पार्टी है, ये बी दूसरी पार्टी है, तो ए ने इसको प्रपोज़ल भेजा। जब ए ने इसको बी को प्रपोज़ल भेजा तो उस प्रपोज़ल जब ये भेजा
तो इस बी के जब इस बी के नॉलेज में आ जाएगा, दैट इज़ द मेन थिंग। जब बी के नॉलेज में प्रपोज़ल आ जाएगा तो वो चीज़ कंप्लीट मानी जाएगी, यानी कि सेक्शन 4 आपका कंप्लीट। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। प्रपोज़ल इज़ कंप्लीटेड व्हेन, जब ए प्रपोज़ल देगा बी को और बी के वो नॉलेज में जब आ गया। अभी तक एक्सेप्टेंस और असेंट वाली बात नहीं हुई, अभी हम सिर्फ प्रपोज़ल की बात कर रहे हैं। तो जब प्रपोज़ल आ गया तो नॉलेज में बी के, तो उस टाइम पे ये कंप्लीटेड माना जाएगा। इसके ऊपर बहुत फेमस केस लॉ है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का। इसके अंदर भी ये हुआ था, अगर पर्सन को नॉलेज नहीं है तो वो मांग नहीं सकता किसी भी चीज़ का कंसिडरेशन या रिवॉर्ड या कुछ भी। तो उसके लिए इंसान को सबसे पहले नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर भी लालमन शुक्ला और गौरी दत्त का केस है, जिसमें गौरी दत्त उसकी मकान मालकिन होती है और लालमन शुक्ला उसका नौकर होता है। गौरी दत्त का बेटा गुम हो जाता है, तो वो उसके ऊपर रिवॉर्ड रखती है कि जो भी ढूंढ के लाएगा तो उसको मैं रिवॉर्ड दूंगी। लालमन शुक्ला को इसका नॉलेज नहीं होता है, वो उसकी नॉलेज में नहीं होता है कि क्या ये रिवॉर्ड रखा गया था या नहीं। वो जनरली एज एन ऑर्डर के बेस पे वो ढूंढने जाता है। लालमन शुक्ला को उसका बेटा मिल जाता है। जब उसे पता चलता है कि ऐसा कोई रिवॉर्ड रखा गया है तो वो उसे केस फाइल करता है कि भाई मुझे वो रिवॉर्ड दिया जाए पैसा ढूंढने का। पर उसके लिए ज़रूरी है, तो इस केस में ये डिसाइड हुआ था कि ये ज़रूरी है कि इस बी के नॉलेज में आना चाहिए कोई भी प्रपोज़ल। अगर बी के नॉलेज में नहीं है, यानी कि ये एक पार्टी थी, इसने प्रपोज़ल तो दिया पर बी के नॉलेज में नहीं आया, तो बी को वो रिवॉर्ड नहीं मिल सकता। ये इस केस में डिसाइड हुआ था, यानी कि फर्स्ट नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड। आप एक्सेप्ट तभी तो करोगे जब आपको नॉलेज होगा, नॉलेज नहीं है तो वो नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। अब हमने पढ़ लिया कि कम्युनिकेशन क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, रिवोकेशन क्या है और वो कैसे पूरा होता है। उसके बाद में प्रपोज़ल कब कंप्लीट माना जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है रिवोकेशन। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि रिवोकेशन एक्चुअल में क्या है। रिवोकेशन इज़ वापस ले लेना। आपने जो प्रपोज़ल दिया है आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल ए पार्टी ने प्रपोज़ल दिया बी पार्टी को। अब आप चाहते हो कि भाई मैं ये प्रपोज़ल वापस ले लूँ, यानी कि बी तक नहीं पहुँचना चाहिए। जब आप ये चाहते हैं कि वो बी तक नहीं पहुँचना चाहिए या आप उसको वापस लेना चाहते हैं तो उसे हम बोलते हैं रिवोकेशन। अब सेक्शन 5 बोलता है कि रिवोकेशन कैसे पॉसिबल है। तो जनरली इंग्लिश लॉ तो बोलता है कि रिवोकेशन पॉसिबल ही नहीं है, बट हमारा इंडियन लॉ बोलता है कि रिवोकेशन पॉसिबल है। इसलिए सेक्शन 5 ये बोलता है कि रिवोकेशन कैसे पॉसिबल है। तो कोई भी प्रपोज़ल रिवोक्ड कैसे हो सकता है, कोई भी प्रपोज़ल रिवोक तब हो सकता है जब वो बी के एक्सेप्ट करने से पहले ही वापस ले लिया गया हो। बहुत सिंपल है। कब रिवोक्ड हो सकता है, रिवोकेशन का मतलब है वापस लेना, और ये बोलते हैं कि रिवोकेशन कब कब पॉसिबल है। तो प्रपोज़ल के लिए रिवोकेशन तब पॉसिबल है जब ए ने बी को प्रपोज़ल तो दे दिया पर बी के एक्सेप्ट यानी कि हाँ बोलने से पहले ए उसको वापस ले ले। ठीक है, अब आता है तो एक्सेप्टेंस को कब रिवोक कर सकते हो, यानी कि बी अपना एक्सेप्टेंस ए तक पहुंचाएगा, यानी कि फर्स्ट पार्टी तक पहुंचाने वाला होगा। तो रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कभी भी पॉसिबल है जब तक ए तक ना पहुंचे। यानी कि अगर हम बोलते हैं कि ए की सीमा है तो इस सीमा से पहले यहाँ तक यानी कि उसके नॉलेज में या उसके
एरिया तक या उसकी किसी भी पर्सन तक पहुंचने से पहले एक्सेप्टेंस को रिवोक्ड किया जा सकता है। एनी टाइम रिवोक्ड किया जा सकता है, बस ए तक पहुंचने से पहले। अगर ए की नॉलेज, यानी कि हम एक तरीके से कह सकते हैं कि उसके नॉलेज में आने से पहले एनी टाइम रिवोक्ड हो सकता है। कौन करेगा? बी पार्टी करेगी एक्सेप्टेंस, क्योंकि बी पार्टी दे रही है तो ए के नॉलेज में आने से पहले रिवोक कर ले। ए प्रपोजल को कब रिवोक कर सकता है? बी के एक्सेप्ट करने से पहले रिवोक कर ले। सो नाउ रिवोकेशन, अब तक आपने समझ लिया कि आखिर रिवोकेशन है क्या, जो कि बहुत लोगों के लिए टिपिकल बात होती है और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट में रिवोकेशन का क्या रोल है। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रिवोकेशन का मतलब ही होता है कि वापस ले लेना, और इन दो पार्टीज़ का क्या क्या रोल होता है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस में। अब आता है रिवोकेशन कैसे कर सकते हैं, बाय व्हाट मैनर, किन तरीक़ों से आप रिवोकेशन कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। ये ट्रिक ये है जो आपको याद भी रहेगी, जिससे आपको इसके मैनर्स याद रहेंगे कि किन किन तरीक़ों से किया जा सकता है। तो रिवोकेशन जब सेक्शन 6 बोलता है कि किन तरीक़ों से वो कर सकते हैं, तो हमारा एक यहाँ पर फिर से एक ट्रिक बनता है न्यू LCD इन इंडिया, यानी कि नया LCD आया है इंडिया में। तो अब इसके मेन वर्ड्स पकड़ने हैं आपको। मेन वर्ड्स हैं जो भी कैपिटल्स में लिखे हुए हैं। सिंपल सी बात है, कैपिटल में ही लिखोगे। जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं वो जनरली आप भी कैपिटल में ही लिखोगे। तो कैपिटल में वर्ड कौन कौन से आ रहे हैं? N, L, C और D और लास्ट में I, यानी कि ये 5 वर्ड्स आ रहे हैं कैपिटल में। इन्हीं 5 वर्ड से हम रिवोकेशन कर सकते हैं। तो पहला N का मतलब है कि आप रिवोकेशन कर सकते हो सामने वाली पार्टी को नोटिस दे के। पहला तो ये ऑप्शन है। दूसरा, अगर एक टाइम पीरियड दिया था आपने और वो लैप्स हो जाए, यानी कि ख़त्म हो जाए, यानी कि लैप्स ऑफ टाइम, जो टाइम दिया था आपने उस टाइम पे अगर सामने वाले ने एक्सेप्ट या कुछ भी नहीं करके देता है, तो उस टाइम पीरियड तक हम समझेंगे कि उसने ना तो एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया, इसलिए अब वो प्रपोजल रिवोक्ड हो जाता है। सी, कोई कंडीशन दी थी आपने कि भाई कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से पहले कंडीशन प्रेसिडेंट है, यानी कि आपको पहले कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। अगर आप कंडीशन पूरी करोगे तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट सक्सेस होगा, नहीं तो वो रिवोक्ड हो जाएगा। अगर आपने कोई कंडीशन दे रखी है तो फिर पहले कंडीशन फुलफिल करनी रहेगी। इसके बाद में आता है डी। डी का मतलब है डेथ। अब सपोज़ ए ने बी को प्रपोजल दिया, पर ए ही यहाँ पे मर जाए, अगर वो मर गया तो क्या वो बी को कोई भी बात कही भी, जैसे फॉर एग्जांपल ए ने बोला मैं तुम्हें कार दूंगा, पर और उतने में जब बी को कार देनी थी और उस टाइम में अगर ए मर जाए तो क्या वो कार दे सकता है? क्योंकि ये तो मर चुका है ना। तो यहाँ तक आप समझे कि अगर डेथ हो जाए ए की या बी की, मतलब यहाँ पे रिवोकेशन का मैनर हम बात कर रहे हैं, तो किसी भी पार्टी की डेथ हो गई है तो वो ऑटोमेटिकली ही रिवोक्ड हो जाएगा। और इसके बाद में लास्ट आता है आई, इंसेनिटी। इंसैनिटी, जब इंसान पागल हो जाए या उसको कर ही नहीं पाए या वो उसके ही बस में ना हो, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो उस प्रपोज़ल को आगे बढ़ा सकता है। तब हम रिवोकेशन कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास 5 मैनर होते हैं। न्यू LCD इन इंडिया, जो 5 कैपिटल लेटर्स हैं वही आपके मेन वर्ड्स बनेंगे, यानी कि N से नोटिस है, L से लैप्स ऑफ टाइम है, C से कोई भी कंडीशन पहले जो बोली गई है कॉन्ट्रैक्ट से पहले आपको वो करनी रहेगी। D से यानी कि डेथ है, डेथ यानी कि किसी भी पार्टी की डेथ हो जाए तो वो अपना रिवोक्ड हो जाएगा। लास्ट में आता है I इज़ फॉर इंसैनिटी। इंसैनिटी और डेथ, ये दोनों हम प्रपोज़र की बातें कर रहे हैं। प्रपोज़र की अगर डेथ हो जाए या प्रपोज़र की इंसैनिटी हो जाए, पागल हो जाए, तो वो चीज़ वहीं ख़त्म हो जाएगी। सो गाइस, नाउ नेक्स्ट सेक्शन 7 इज़ एक्सेप्टेंस कैसे होना चाहिए, हाउ एक्सेप्टेंस मस्ट बी। अगर आप कुछ भी एक्सेप्ट कर रहे हो तो वो कैसे होना चाहिए, यानी कि बी पार्टी जो सेकंड पार्टी है वो जब एक्सेप्ट कर रही है तो उसका एक्सेप्टेंस कैसे होना चाहिए। तो इसके 2 पॉइंट्स आते हैं।
एक्सेप्टेंस हमेशा एब्सोल्यूट होना चाहिए, यानी कि 100% होना चाहिए। वो आप यूँ नहीं बोल सकते कि या नहीं मेरे को पार्शियली एक्सेप्टेड है, पार्शियली नहीं है, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते। और ये अनक्वालिफाइड होना चाहिए, किसी कंडीशन के साथ में नहीं होना चाहिए, तभी आप इसको एक्सेप्टेंस को कंप्लीट मान पाएंगे, नहीं तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं होती है। दोनों ही केस में एक्सेप्टेंस तभी कंसिडर्ड होगी जब एक्सेप्टेंस आपकी एब्सोल्यूट है और अनक्वालिफाइड है, तभी एक्सेप्टेंस कंप्लीट मानी जाती है। सेक्शन 7 में एक तो पहली कंडीशन ये आती है और दूसरी कंडीशन आती है कि एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाती है, अगर प्रपोज़र ने ये बोला था कि जब प्रपोज़र ने ये बोला था कि ये जो भी आप एक्सेप्टेंस दोगे या मानोगे तो एक्सेप्टेंस एक स्पेसिफ़िक मैनर में होनी चाहिए। अगर वो स्पेसिफ़िक मैनर में करोगे तभी मैं उसको कंप्लीट मानूंगा या आपकी एक्सेप्टेंस मांगूंगा, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक ए है जो लड़कियों का पिताजी है, यानी कि इसकी 2 लड़कियाँ हैं, पहली और दूसरी। इसने बी यानी कि अपने 2 जवाई, ये भी 2 जवाई हैं, इसको बोला कि भाई मैं अपनी बेटियों की शादी तभी करूँगा जब ये दोनों लड़के हेलीकॉप्टर में बैठ के बारात लेने आएंगे। तो स्पेसिफ़िक मैनर की बात हो रही है यहाँ पे। मैंने बोला कि ये दोनों तभी मेरे दामाद बनेंगे, तभी मेरी शादी इन दोनों मेरी बच्चियों से होगी जब ये दोनों स्पेसिफ़िक मैनर में, यानी कि हेलीकॉप्टर से बारात लेकर आएंगे, तभी मैं इस शादी को कंप्लीट करूँगा। तो यहाँ पर इसकी शर्त क्या है, प्रपोज़ल इसने दिया मैं करूँगा शादी, मुझे प्रॉब्लम नहीं, पर वो प्रपोज़ल शादी कैसे कि बारात स्पेसिफ़िक मैनर, यानी कि प्रॉपर बारात हेलीकॉप्टर में आए, क्योंकि मैं मेरी बेटियों की शादी धूमधाम से करना चाहता हूँ। अब अगर ये दोनों स्पेसिफ़िक मैनर में इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करते हैं तो वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। फिर दूसरा कंडीशन ये आता है कि अगर ए राजी हो जाता है, अगर ये स्पेसिफ़िक मैनर बारात लेकर नहीं आते हैं हेलीकॉप्टर में और जनरली आ जाते हैं, अब ये ए के ऊपर आ जाता है कि वो समझे कि क्या वो वापस उनको भेजे और स्पेसिफ़िक मैनर को पूरा करवाए, या फिर वो ओके कह के आगे बात बढ़ा दें। अगर उसने बोला कि नहीं स्पेसिफ़िक मैनर में ही होना चाहिए तो ही एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगा, तो स्पेसिफ़िक मैनर करना ज़रूरी है। अगर उसने बोला कि नहीं रिटर्न करना, मतलब वो वापस रिटर्न करेगा कि तुम तो पहले मेरे को स्पेसिफ़िक मैनर में कंप्लीट करके दो, तो ही मैं बात मानूँगा। अदरवाइज़ अगर वो ऐसा बोलता नहीं है तो फिर एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी। ये बहुत मेन कंडीशंस है, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर आपको बाई चांस कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइएगा। अब फ्रेंड्स नया पॉइंट आता है सेक्शन 8। सेक्शन 8 बोलता है हमको कि प्रपोज़ल एक्सेप्ट कब होता है। तो इसके लिए आपको 2 चीज़ें जानना ज़रूरी है। एक होता है जनरल ऑफ़र, एक होता है स्पेशल ऑफ़र। जनरल ऑफ़र आप समझ सकते हैं कि मैंने जनरली जैसे गब्बर सिंह पे इनाम रखा है। इस गब्बर सिंह पे मैंने इनाम रखा है 50,000 रुपयों का। अब कोई भी ए से जेड तक इंसान पकड़ के गब्बर सिंह को ला सकता है पुलिस थाने में और मैं उसे 50,000 दे दूँगा। ये एक जनरल ऑफ़र है। स्पेशल ऑफ़र है कि पुलिस टीम में किसी एक फ़लाना व्यक्ति को, फॉर सपोज़ एक्स को, ये बोला गया है कि अगर तुमने इस इंसान को, यानी कि अगर मान लो चलो गब्बर सिंह को पकड़ लिया, तो अगर तुमने गब्बर सिंह को पकड़ लिया तो तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। ये इसके लिए तो स्पेशल ऑफ़र है क्योंकि ये सबके लिए लागू नहीं है। और जनरल ऑफ़र जो गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए दिया गया है ए से जेड पर्सन को, यानी कि होल पब्लिक पे जो एप्लीकेबल होता है वो जनरल है, जो स्पेशली एप्लीकेबल होता है वो स्पेशल है। यानी कि ये ऑफ़र सिर्फ इस एक्स पुलिस वाले को ही होता कि वो अगर पकड़ के लाएगा तो उसे प्रमोशन मिलेगा। यहाँ पे आप क्लियर हुए। अब इसके बाद में प्रपोज़ल एक्सेप्ट कब होता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। यहीं पे आप समझ चुके होंगे कि प्रपोज़ल एक्सेप्ट कब होता है, जैसे ही जिसने इसको मान लिया। यानी कि मेरी कंडीशन क्या थी, आप गब्बर सिंह को पकड़ के लाओगे, तो इसी से पहला पॉइंट बनता है आपने
परफॉर्म कर दी, अगर कंडीशन जो भी मेरी कंडीशन थी अगर वो कंडीशन परफॉर्म हो जाती है, परफॉर्मिंग कंडीशन ऑफ प्रपोज़ल, अगर परफॉर्मिंग कंडीशन ऑफ प्रपोज़ल यानी कि मैंने जब बोला आपको कि गब्बर सिंह को आपको पकड़ के लाना है और इनमें से किसी एम ने गब्बर सिंह को पकड़ के ले आया, तो इस एम ने मेरी प्रपोज़ल की कंडीशन को मान ली है और अब मुझे उसे देना अनिवार्य है। तो यहाँ पर मेरी पहली कंडीशन ये पूरी होती है। दूसरी होती है एक्सेप्टिंग कंसिडरेशन। अगर मैंने किसी चीज़ को करने के लिए पैसा ले लिया है, अगर मैंने किसी चीज़ के लिए कंसिडरेशन ले लिया है, पैसा ले लिया है फॉर रेसिप्रोकल प्रॉमिस के लिए, तो अब मैं उस प्रपोज़ल से बाध्य हूँ। यानी कि अगर मैंने कुछ भी करने के लिए या तो पहले कंडीशन परफॉर्म कर दी है या फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कंसिडरेशन कोई, हाँ भाई मैं तुम्हारी इस बात को मानता हूँ या फिर मैं इसको पकड़ के ले आऊँगा, इसके लिए मैंने बात मान ली है, कुछ भी ऐसा कर दिया और एक्सेप्ट कर लिया मैंने उसके बिहाफ पे कुछ भी चीज़, तो वो चीज़ मानी जाएगी कि प्रपोज़ल इज़ एक्सेप्टेड। अब इसके ऊपर भी बहुत एक फेमस केस लॉ है जो मैं आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ और फिर मैं आज आपको वापस बता रही हूँ, कार्ल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का। इस केस लॉ में यही चीज़ डिसाइड हुई थी कि जो भी पर्सन कंडीशन फुलफ़िल कर देता है, अगर जिसने कंडीशन फुलफ़िल कर दी है, कंडीशन फुलफ़िल कर दी है, तो वो इसका मतलब ये माना जाता है कंडीशन फुलफ़िल्ड ऑफ जनरल ऑफ़र तभी हो पाएगा। कंडीशन फुलफ़िल्ड ऑफ जनरल ऑफ़र कर दी गई है तो इसका मतलब वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो गया था और अब उसको उस इंसान को रिवॉर्ड देना पड़ेगा। इसमें भी केस में भी यही था कि एक कोई जनरल ऑफ़र निकालती है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी और उसमें कार्लिल उस जनरल ऑफ़र को एक्सेप्ट करके सामने आ जाता है, तब वो उससे रिवॉर्ड मांगता है। तो कार्बोलिक कंपनी बोलती है कि हमने ये जनरल ऑफ़र निकाला था, इसमें हमने एक पर्सन स्पेसिफाई नहीं किया था। तो केस लॉ में ये डिसाइड हुआ कि अगर कोई जनरल ऑफ़र निकलता है और वो पब्लिक उसकी सारी कंडीशन मानते हुए कंडीशन सारी फुलफ़िल कर देती है, तो फिर वो कंपनी बाध्य है, बाउंड हो जाती है कि उसको फिर वो ऑफ़र पूरा करना ही पड़ता है, यानी कि अपनी प्रपोज़ल पूरा करना ही पड़ता है। अब इसके बाद में आता है लास्ट सेक्शन 9। सेक्शन 9 अपने आप में बहुत सिंपल है। सेक्शन 9 बोलता है कि प्रॉमिस कैसे होगा, यानी कि आप प्रॉमिस को कैसे बताएंगे। तो प्रॉमिस को बताने के दो तरीके हैं, या तो एक्सप्रेस आपने ओपन बोल के बता दिया है या फिर इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली। एक्सप्रेस का मतलब है आपने बाय वर्ड्स बता दिया, यानी कि बाय वर्ड्स आपने बोल दिया कि भाई मैं ये कंडीशन चाहता हूँ, मेरा ये ऑफ़र है, तुम इसको ऐसे ऐसे एक्सेप्ट करोगे तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे। इम्प्लाइडली कुछ चीज़ें अपना आप कही नहीं जाती है, मान ली जाती है दोनों पार्टीज़ के द्वारा। तो इम्प्लाइड इसके कोई भी मैनर्स हो सकते हैं बाय अदर मैनर। अब वो मैनर्स शायद ये लोग एक्सप्रेसली लिख दें या फिर समझ लें, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिससे ये लगेगा कि हाँ इम्प्लाइडली ये कंडीशंस हम पे लागू होती हैं, और ये इम्प्लाइड सर्कमस्टांसेस से भी हो सकती हैं। सर्कमस्टांसेस अगर कोई ऐसे बनते हैं जहाँ पे दोनों पार्टी के कॉन्साइंस ये बोलता है, यानी कि उनका आपसी समझाइश ये बोलती है कि हाँ ये चीज़ हम दोनों पे तो नॉर्मली लागू होगी, तो उस वे से इम्प्लाइड मैनर माना जाता है। इसलिए इम्प्लाइड मैनर का कोई फ़िक्स फॉर्म नहीं है, बहुत सारे फॉर्म्स में हो सकता है। इसके बहुत एग्जांपल्स हैं। आपको अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट फ़िलहाल इट्स वेरी सिंपल। जितना आप सिंपल रखने का कोशिश करेंगे लॉ, वो उतना ही सिंपल जाएगा। जितना गहराई में जाएंगे आपको उतनी प्रॉब्लम आएगी। मेरे हिसाब से अब तक के बहुत ही सिंपल तरीके से हमने सेक्शन 3 से लेके 9 तक कंप्लीट किया है। आपको यहाँ से 3 से लेके 9 तक में कोई भी प्रॉब्लम आए कि कम्युनिकेशन कैसे होता है, एक्सेप्टेंस का क्या इशू है, रिवोकेशन का क्या मतलब है, रिवोकेशन के तरीके क्या होते हैं, एक्सेप्टेंस को कब पूरा माना जाता है, सेक्शन 8 जो प्रपोज़ल बोलता है वो एक्सेप्ट कैसे होता है, जनरल ऑफ़र स्पेशल ऑफ़र में क्या फ़र्क है, अगर जनरल ऑफ़र होता है तो कौन कौन इसमें आता है,
पूरी पब्लिक पे ही लागू होता है या स्पेशल ऑफर भी पब्लिक पे लागू होता है, इस सब के क्वेश्चंस के आंसर्स हम दे चुके हैं। सेक्शन 9 अपने आप में बहुत सिंपल है कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होना चाहिए बाय वर्ड्स या फिर किसी अदर मैनर से। यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। टिल देन अब मैं आगे पूरी कोशिश करूँगी आपके साथ में कि हम दूसरे और सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस बनाना शुरू करें ताकि आपको उसके लिए भी बेनिफिट या मदद हो पाए। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए।